स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर अमन वंडर क्लासेस पे। मनी एंड बैंकिंग जो ये चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है। आपने थंबनेल तो देखा ही होगा और आप आए हैं तो वही देख के आए होंगे, बट बताना ज़रूरी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और अब समझते हैं कि मनी एंड बैंकिंग है क्या। इस चैप्टर में आपको बताया क्या जा रहा है। तो पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मनी एंड बैंकिंग दो चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। पहले कई बुकों में मनी एंड बैंकिंग अलग अलग चैप्टर है और कई बुकों में एक में ही कर दिया गया है। तो आज हम पार्ट 1 में मनी वाले चैप्टर को कवर करेंगे। बैंकिंग की कुछ चीज़ों को हम पढ़ लेंगे और जितना हो सके पढ़ लेंगे एंड बैंकिंग को हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे अच्छे से। अगर आप कमेंट करेंगे तो अच्छा रिस्पांस देंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तभी ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट है जिसने मेरे इंस्टा पे कमेंट किया था, बिकॉज मैंने अपनी जो ये यूट्यूब है इसमें एक लिंक दिया था इंस्टाग्राम का, तो उसने एक वहाँ से टच करके आया होगा। तो उसने कमेंट किया कि सर थोड़ा बता दीजिए, कुछ गाइड उसने मांगे कि इकोनॉमिक्स में टेक्निकल वर्ड आते हैं कैसे लिखते हैं, मैम नहीं बता रही है। तो मैंने उसको कुछ समझाया, वो क्लिप आप देख लीजिए, ठीक है। समझाया क्या मतलब थोड़ा सा बताया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टूडेंट्स मेरे को यही कहते हैं कि सर आप जब इकोनॉमिक्स की आपकी कोई वीडियो आती है तो वो अच्छी आती है, आपके व्यू क्यों नहीं आते। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई व्यू उन्हीं के आते हैं जो गूगल ऐड चला पाएगा। जो अब ये तो देखिए, ये तो फिर अलग कोई बढ़िया उसके पास रिसोर्सेज है, फुल टीम है, तब तो भाई लाना आसान है। बट मैं अकेले ही करता हूँ। उसके बाद मेरा दोस्त है जो थंबनेल वगैरह बना देता है कभी कभी। और क्या है कि गूगल एड्स चलाने के लिए पैसे चाहिए, ये सब इतने पैसे अभी होते तो मैं ये कुछ और नहीं कर रहा होता ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैनल को और मतलब वीडियो को और देखते हैं पहले वो क्लिप। तो ये देखिए थोड़ी सी उससे बात हुई थी, सिवान नाम है एक्सपीरियंस से उसका। बताता हूँ। मैं उसके बाद रियल मैंने लाइफ इसको बता रहा बताया, हूँ तुम्हें देखिए अपना। मैम कहाँ कह रही मैं हैं जब कि 11th में कह रही 11th में था हैं, ना, मैंने इसको थोड़ा तो गाइड किया। इको मुझे सर बहुत मैं 12th में ही गंदी हूँ लगती फिर थी। अच्छा, फिर मैंने 3-4 चीज़ें बताई, फिर इसने कहा थैंक्स भैया। उसके बाद इससे बातचीत और भी हुई। बट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये रियल आईडी है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप इससे जाकर बात कर सकते हैं, आप इससे पूछ सकते हैं ये चीज़ भी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं चैप्टर के बारे में। मैंने आपको इसलिए दिखाया, कहीं आप सोच रहे हो हाँ, तो इसलिए हल्के में ले रहे हो चलो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा ना कि मनी सप्लाई क्या है, मनी क्या है। हर एक चीज़ को समझेंगे। आपके जितने डाउट हैं सब इस चैप्टर के कवर होंगे। पर एक चीज़ हमें जानना जरूरी है, वो ये है इस जो ये पिक्चर है ना, इससे आपको मैं पूरे चैप्टर को एक बार में गो थ्रू करा दूंगा। सब समझ जाएंगे आप इस पिक्चर से। देखिए, पहले आप जब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक दिखता है वर्ड बार्टर सिस्टम, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, और अगर हिंदी मीडियम के हैं तो वस्तु विनिमय प्रणाली आपको दिखती होगी। ये क्या है आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं पहले ही बता दूं, हिंदी वाले को ही मैं पढ़ाता हूँ इस चैनल पर, हिंदी मीडियम की ही क्लासेस आती हैं। बट जो ये पिक्चर है, फोटो है, ये सारी चीज़ें ये मुझे हिंदी में मिलता ही नहीं है, और मिलता भी है तो अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। और मैं अपने दोस्त से भी मांगता हूँ कई पिक्चर्स, वो विदाउट कॉपीराइट देता है मुझे। तो मैं देखता हूँ कि उस वो जो देता है उसमें से मुझे कई बार तो कहना पड़ता है ये बेकार है, तो कई के चित्र सही से नहीं दिखते, तो बहुत सारी छानबीन करके आपके लिए लाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ भी ला दिया। तो इस फोटो से आप अच्छे से समझ जाएंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। तो बार्टर सिस्टम क्या है, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति ए है एक बी है। थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे बिकॉज टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। ए एंड बी, दो व्यक्ति है, ये बी है ये ए है। मैं कलर बदल लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये ए है ये बी है, ठीक है। अब ए को चाहिए चावल और बी को चाहिए गेहूँ, ठीक है। वीट चाहिए एक को राइस चाहिए। इसको राइस चाहिए, ए को आर लिख देता हूँ मैं, और यहाँ इसको चाहिए वीट, डब्ल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर इसको वीट चाहिए तो इसके पास वीट होना चाहिए, और अगर इसको राइस चाहिए तो इसके पास राइस होना चाहिए। तो चलिए मान लीजिए एक बार हम मान लेते हैं इन दोनों के पास जो जो चीज़ चाहिए वो है। इसके पास राइस है, इसके पास वीट है। दोनों आपस में कहा चलो ट्रेड कर लेते हैं, मतलब आपस में लेन देन कर लेते हैं। अभी भी आप गांव में देखते होंगे कई लोग क्या करते हैं, किसी के खेत में अगर गेहूं ज़्यादा हो गया, किसी के खेत में चावल ज़्यादा हो गया, तो आपस में लेन देन कर लेते हैं। भाई तुम ये दो, 1 कुंटल मुझे चावल दे दो, 1 कुंटल मेरे से गेहूं ले लो। ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगर चावल का दाम ज़्यादा है तो गेहूं को कम करते हैं, और मतलब गेहूं ज़्यादा देते हैं और चावल कम लेते हैं। ऐसा भी होता है। तो ऐसा अभी भी आप देखने को आपको गांव में मिल जाता है, कई चीज़ों में देखने को मिल जाता है। अगर आपने बचपन में वो खाया है, आइसक्रीम खाए होंगे गेहूं के बदले, या कोई अनाज देकर आपने आइसक्रीम खाई होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या थी, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, जहाँ पर पैसे की बात हो ही ना, पैसा इन्वॉल्व ना हो, उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु को लेना देना। चलिए, ये बात समझ गए। अब
ये मनी वाला चैप्टर आया क्यों, इसको क्यों बताया उसने इसलिए बताया कि अपने फ्यूचर को, अपने मतलब पास्ट को आप लोग जानो। पास्ट में हम लोग ऐसे करते थे, अब मान लीजिए नई पीढ़ी जो आ रही है बच्चे, वो तो नहीं ये सब चीज़ें यूज़ कर पाएंगे। हम लोगों ने भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, हमारे दादा परदादा लोगों ने, हमारे पापा लोगों ने ज़्यादा यूज़ किया होगा। ठीक है, तो अब ये आप समझिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन का मतलब होता है सीमाएं, यानी गलतियाँ, एक तरीके से कह सकते हैं गलतियाँ या फिर खामियाँ कह दें तो अच्छा है। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इसका मतलब होता है दोहरा संयोग, इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस। ठीक है, अब ये क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको बताया ना, ए है एक बी है, ए है एक बी है, ए है एक व्यक्ति बी है। अब जो ए है और बी है, उन दोनों को जो चाहिए इनके पास था, तो आपस में इन्होंने ट्रेड कर लिया। बट कभी कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए इसको चावल चाहिए और इसको चाहिए फल, और इन इसको जो चाहिए इसके पास तो है, पर इसको जो चाहिए वो इसके पास नहीं है, तब भी ट्रेड नहीं होगा। एक के बदले एक वो फालतू का चीज़ थोड़ी लेगा। मान लीजिए इसके पास फल पड़ा हुआ है, ये क्यों लेगा भाई, समझ रहे हो आप बात को। तो दोनों लोगों के पास जो ज़रूरतें हैं वो होनी चाहिए, तभी यहाँ पे ट्रेड हो पाता था। बट अब क्या मनी में ऐसा है, नहीं है। आप गए मनी दिए, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। ठीक है, आपको मनी की बस मतलब आपके पास होना चाहिए। अब चलिए थोड़ा और समझते हैं। मिडिवल टाइम में, राजा महाराजा के समय में आप देखते हैं सिल्वर का, गोल्ड का सिक्का चलता था। अब हम मॉडर्न समय की बात करें तो देखो, अब ये आपको ज़रूरी है, अब यहाँ से ये आप समझे, ये इतना आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी नोट्स अब आ गई हैं। अथराइज्ड बैंकिंग रिजर्व, मतलब हम कह सकते हैं ई रुपये भी अब आ गया है। ई रुपये देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रुपये, इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट ऐसे कुछ रुपये होगा। एंड प्लास्टिक मनी आ गया, यानी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। एंड आप कह सकते हैं कि आप नए नए मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें देखते हैं, डिजिटल पेमेंट देखते हैं, जो पहले के ज़माने में तो बिल्कुल ही नहीं था। तो ये सब चीज़ें जो बदलाव हो रहे हैं, ये मनी के ही तो रूप हैं, सारे मनी के ही तो रूप हैं। तो मनी, अब मनी का हम मतलब समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया, ऊपर ऊपर से समझ लिया भैया कि ये चैप्टर हमें क्या पढ़ाना चाहता है। बट अब हम मनी की डिफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए, मनी जो है, इसको अगर आप पेपर में लिखेंगे, आपको याद करना है, इस सिस्टम ऑफ वैल्यू दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन अ इकोनॉमी। यानी एक ऐसा ये चीज़ है, यानी ऐसा सिस्टम है, वैल्यू है इसकी, जिसके द्वारा हम किसी भी गुड्स को, सर्विस को परचेज या सेल कर सकते हैं। मतलब परचेज करेंगे उसके बाद सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल की बात नहीं होगी, मतलब हम किसी भी चीज़ को परचेज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में लेन देन कर सकते हैं मनी के द्वारा। तो मनी क्या है, एक्सेप्टेबल है ना, एक्सेप्टेबल वैल्यू है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमी में बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन करती है मनी। तो अब हम आगे देखते हैं। और देखिए, अगर हम बात करें बार्टर सिस्टम में, आप दिमाग लगाइए, बार्टर सिस्टम में वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी, इस चीज़ को कभी आपने सोचा है। वस्तु के बदले वस्तु ले लिया, गेहूं के बदले चावल, इससे इकोनॉमी थोड़ी ग्रोथ करेगी। अगर आपका पैसे का फ्लो होता है तो जितना जितना पैसा लोगों के पास जाएगा तो वो बिजनेस करेंगे तो देश में प्रोड्यूस होगा, जीडीपी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा डबल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे ये जो चैप्टर 2 लिखा है इसको आप इग्नोर करो, मनी एंड द पेमेंट सिस्टम, ये आप इग्नोर। हम यहाँ पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ द मनी, हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मनी। अब इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं ना, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी। देखिए फंक्शन ऑफ मनी क्या है, ये इस चीज़ को हम समझते हैं। अब यह जो चित्र है, इससे आप पूरा समझ जाएंगे, इस चैप्टर को पूरा समझ जाएंगे। चलिए देखिए, ये रहा फंक्शन ऑफ मनी। देखिए फंक्शन ऑफ मनी ये लिख रखा है। तो पहले तो मैंने आपको पढ़ा दिया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि लेन देन का एक साधन है। वैल्यू मेजरमेंट, और ये देखिए बार्टर सिस्टम में आप वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते थे कि कितना का है ये भैया गेहूँ, कितने का है ये चावल, जितना दे दिया एक कटोरा कटोरा नाप लेते थे, एक कटोरा 2 कटोरा, ऐसा ऐसा नहीं है। अब आ गया मनी अगर उसमें प्रिंट है 5 तो 5 की वैल्यू रखता है, 10 छपा है तो 10 की वैल्यू रखता है, 50 छपा तो 50 की वैल्यू रखता है। एक्ट्स स्टोर ऑफ वैल्यू, हाँ स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको आप स्टोर करके ज़्यादा से ज़्यादा समय तक के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हिंदी मीडियम वाले, मतलब इसको भंडार मतलब भंडार करके रख सकते हैं। बहुत भंडार तो एक बड़ी चीज़ हो गई, आप इसको स्टोर करके मतलब एक तरीके से रख सकते हैं बहुत लंबे समय तक के लिए। बिकॉज अब देखिए गेहूँ लाएंगे, चावल लाएंगे, आप ज़्यादा हो जाएगा आपके घर में। तो पहला 2 खामी है वस्तु विनिमय प्रणाली की। एक तो आपने मान लीजिए गेहूँ ले लिया, तो गेहूँ रखने के लिए वो स्थान भी घेरेगा, पहला स्थान गया।
दूसरा, आपने ज़्यादा क्वांटिटी में अगर रख लिया तो आने वाले समय में अगर मान लीजिए मौसम ख़राब हो गया, आलू आपने ले लिया, चावल ले लिया, मौसम ख़राब हो गया तो आपका प्रोडक्ट भी ख़राब हो जाएगा। एक तो जगह पहले ढूंढा, फिर उसके लिए कोई रिसोर्स भी लाओ और उसको मेंटेन करने में जो खर्चा वो अलग। तो मतलब आप खर्चा मतलब पेमेंट तो है ही नहीं, मान लीजिए यहाँ पैसे की बात तो है ही नहीं, सॉरी, मतलब मेरे कहने का मतलब है टाइम जो लगेगा लगेगा, स्थान जो घेरेगा घेरेगा, उसके बाद उसको मेंटेन करने में जो हम संसाधन उपयोग करेंगे वो भी। और मनी का क्या है, लॉकर में रख दो, बैंक में रख दो, पड़ा हुआ है, ठीक है। मनी जितनी दिन तक आप रख सको रखो, ठीक है। फट भी गया तो उसकी वैल्यू नहीं करेगी आप, ठीक है। आप बैंक की जिम्मेदारी। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर का भुगतान करना। यानी आप देखिए, गेहूं के बदले आपने चावल ले लिया, आप फ्यूचर में जैसे अभी किसी को गेहूं की ज़रूरत है और किसी को चावल की ज़रूरत है, तो तुरंत उसको ट्रेड करना पड़ेगा, आपस में लेन देन करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता भाई चावल की ज़रूरत है तुझे, एक काम करता हूँ 1 साल बाद देता हूँ, ऐसा होगा नहीं, देगा वो आगे वाला, या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा होगा तभी। पर इसमें क्या है, डेफर्ड पेमेंट, इसके अंदर मनी के अंदर क्या एक अच्छी बात है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य। तो मनी क्या कार्य करती है कि अगर आज आपके पास कोई व्यक्ति से आपने सामान लिया, तो अगर आप उसको पैसा नहीं भी देंगे, मान लीजिए उसका बिजनेस है, तो ये ऐसा नहीं है वो मर जाएगा, खाना तो उसके घर में होगा ही, ठीक है। आप समझिए, और कई लोग समझ रहे हो ना मेरे कहने, आप इकोनॉमी के रूप से लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप कह देंगे मनी तो नहीं आएगा तो वो भी कहाँ से खाना लाएगा ऐसा नहीं है। मतलब मनी क्या करता है, फ्यूचर पेमेंट को भी सिक्योर कर देता है। अब हम देखते हैं मनी एंड बैंकिंग। अब 1 मिनट ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये पढ़ते हैं, 1 सेकेंड। सप्लाई ऑफ मनी, अब ये देखिए सप्लाई ऑफ मनी आप पढ़ते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आना ही आना है, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी इतने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊं। सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति। इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं वो M1 पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा, M1 पढ़ते हैं। M2 M3 M4 जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। M1 सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है, यानी तरलता सबसे ज़्यादा M1 में होती है, ठीक है। अब M1 है क्या, देखिए RBI, पहली बात तो आप बताइए पूरे भारत में, देश में कितना रुपए फ्लो कर रहा है, कितना मतलब सप्लाई हो रही है मुद्रा की, वो कैसे। तो पहले आप समझिए सप्लाई किसे कहते हैं, मतलब मुद्रा की सप्लाई किसे कहते हैं। इसका मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरे देश में कितना रुपए है, मतलब कितने रुपए हैं सबके पास, ऐड टू कमर्शियल बैंक, मतलब डिमांड डिपॉजिट में होना चाहिए, और अदर डिपॉजिट भी कभी कभी लेते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी पैसा लोग रखते हैं अपने पास, यानी अर्थव्यवस्था में अगर घूम रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई है क्या, तो M1 जो है उसी से पता किया जाता है कि कितनी मनी सप्लाई अभी हमारे भारत में है। अब आप समझ गए, ये तो हो गया मनी सप्लाई का मतलब डिफिनेशन बताया गया, कितना पॉइंट ऑफ मतलब कितना रुपए है पॉइंट ऑफ टाइम पर अब RBI को पता करना होता है, सरकार को पता करना होता है कैसे, तो वो एक टूल अपनाती है जिसको M1 M2 M3 M4 कहते हैं। तो वो M1 का मतलब क्या होता है, इसमें जोड़ा जाता है CC प्लस DD प्लस OD। अब OD तो कहीं कहीं नहीं दिखाता है, पर मैं आपको बता देता हूँ, CC प्लस DD, ठीक है। और यहाँ पे मैं OD अभी लिख देता हूँ, उन्हें जोड़ा ही जाता है। CC का मतलब होता है करेंसी ऑफ नोट्स, करेंसी मतलब पब्लिक के पास कितना रुपए है वो। डिमांड डिपॉजिट मतलब बैंक में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कितने रुपए आपके जमा है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, मांग जमाएं, मांग जमाएं मतलब जो हम बैंक से जाएं और तुरंत विड्रॉ कर सकें, मांगे और हमें मिल जाए, तो वो होता है डिमांड डिपॉजिट। यानी कि वो क्या होगा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में ही होगा। आप क्लियर है ना। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, जब हम बैंक में जाएं, हम बोलें भैया हमें 10,000 की ज़रूरत है, दे दो पैसा, तो वो निकाल कर हमें दे दे, उसी को कहते हैं DD, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। और अब आप कहेंगे फिक्स अकाउंट जो होता है, फिक्स अकाउंट FD जो करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, एंड हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको सावधि जमाएं भी कहते हैं, वो सब अकाउंट क्यों नहीं कैलकुलेट होता है इसमें। इसलिए नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट नहीं है ना, उसको मांगने पे आपको तुरंत थोड़ी नहीं मिल जाएगा। वो FD तो बहुत दिन तक के लिए होती है, 10 साल 5 साल, मिनिमम 7 दिन आई थिंक ऐसा होता है। तो ये चीज़ें आपको समझना जरूरी था। तो अब ये देखिए, हम M1 में पढ़ा भी देता हूँ। M1 करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक के पास DD में कितना रखा हुआ है, पब्लिक के पास कितना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रुपए है। और OD जो मैंने अभी आपको बोला ना, अदर डिपॉजिट, इसका मतलब होता है जो RBI जैसे IMF की मुद्रा को रखे, IMF की मुद्रा हो गया, वर्ल्ड बैंक की मुद्रा हो गई, उन सबको भी इंक्लूड करे तो OD होता है। चलिए, ये नैरो और ब्रॉड मनी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बैंकिंग चैप्टर का एक बात आ जाएगी, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ,
ये है सेंट्रल बैंक, बैंकिंग चैप्टर का थोड़ा यहाँ पे आ गया सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक, यानी कि हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, 1934 में एक्ट आया था उसके द्वारा। ठीक है, 1934 में एक्ट आया था, 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी। और अगर इसके बारे में आपको डिटेल चाहिए तो ये देखिए, और 1949 में यानी 1949 में इसका क्या हो गया था, नेशनलाइजेशन हो गया था, यानी राष्ट्रीयकरण हो गया था। और अगर डिटेल चाहिए तो और सुन लीजिए, 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर इसका पहले था मुंबई, सॉरी कोलकाता, कोलकाता इसका हेडक्वार्टर था। 1937 में उसको ट्रांसफ़र करके परमानेंटली मुंबई बना दिया गया। ठीक है, 1937 में। चलिए, ये तो हो गया थोड़ा सा फैक्ट। अब हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो जो ये है क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इसके कार्य क्या है, फंक्शन यानी कार्य। तो पहली बात तो आपको पता है, जितने भी नोट छपते हैं, प्रिंट होते हैं, वो कौन छापता है, आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं। बैंकर्स बैंक यानी बैंकों का बैंक, जितने भी ये हमारे यहाँ आसपास बैंक देखते हैं आप छोटे मोटे, इसको कहते हैं कमर्शियल बैंक, यानी एसबीआई हो गया, कोई भी हो गया, मान लीजिए छोटे मोटे बैंक जो कॉरपोरेशन, बीओबी, ये सारे क्या है, कमर्शियल बैंक है। इनको कंट्रोल कौन करता है, कभी आपने सोचा है इनको कौन कहता है भैया कि आप इतना लोन दे सकते हो, इतना नहीं दे सकते हो, इससे महंगाई आ जाएगी, इससे मुद्रास्फीति आ जाएगी, इससे इन्फ्लेशन आ जाएगा, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है आरबीआई। तो आरबीआई बैंकों का बैंक है, जब बैंकों को लोन की आवश्यकता पड़ती है तो इन्हीं के आरबीआई के पास भाग के जाते हैं, आरबीआई भैया दे दो। ठीक है, गवर्नमेंट बैंकर जितने भी मतलब जितने भी बैंक हैं छोटे मोटे, इनमें कभी कभी कोई गवर्नमेंट जो होती है मेन केंद्रीय बैंक, केंद्रीय सरकार, उनका कोई अकाउंट नहीं होगा, पर आरबीआई में उनका अकाउंट होता है। ठीक है, कंट्रोल्स ऑफ द क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहे तो यही है, कंट्रोल्स द क्रेडिट। यानी जो मुद्रा, क्रेडिट का मतलब ये मत समझ लीजिएगा यहाँ उधार, यहाँ इसका मतलब है लोन देने की क्षमता को कंट्रोल करना। अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करना, तरलता यानी जितने भी पैसे फ्लो हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना, क्योंकि आपको पता है जब पैसा ज़्यादा फ्लो होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड ज़्यादा करेंगे तो महंगाई आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इससे इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन एक लिमिट समय तक के लिए ठीक है, पर ज़्यादा बढ़ जाने पर वो दिक्कत करता है। अब यहाँ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, अब देखिए मैंने कहा ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसीलिए इसमें दिया गया है क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि जो साख साख है इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कदम उठाती है, तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये इतना आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा इसके बारे में कि आरबीआई कैसे इन सब चीज़ों को कंट्रोल, इन टूलों से कैसे आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कैलकुलेट करता है, यानी रेगुलेट करता है। कब मतलब हर चीज़ समझाऊंगा आपको अलग वीडियो में, अगले जब बैंकिंग वाला चैप्टर आएगा तब समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, आप पहले यहाँ समझिए चैप्टर को। ठीक है, ये हो गया आपके लिए। अब हम एक और पढ़ लेते हैं कि जो ये अभी मैंने आपको बार्टर सिस्टम बताया उसके क्या खामियां और हैं, क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अब ये देखिए बार्टर सिस्टम जो है वो क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको पहले हम समझते हैं ये कहता क्या है। पहली बात तो म्यूचुअल बेनिफिट, यानी दोनों तरफ बेनिफिट होना चाहिए, रेसिप्रोकल होता है, एंड और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मली प्रेजेंट होना चाहिए, इन्फॉर्मली जो व्यक्ति कर रहा है वो प्रेजेंट होना चाहिए उस जगह पर, ये हो गया। एंड एब्सेंस ऑफ मनी, मैंने पहले ही बता दिया, एब्सेंस ऑफ मनी का मतलब क्या है, यहाँ पर मनी की कोई बात ही नहीं चलती। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी खामी, कोई सी ये रहा। तो इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं जिसकी वजह से मनी आना ज़रूरी समझा गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है डबल कोइंसिडेंट, मैंने दोहरा संयोग तो आपको पढ़ाई दिया, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बहुत कम जानकारी होती है हमेशा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा आपको सही चीज़ें मिल जाए। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिवीज़न, इसको बांटने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए किसी को कपड़ा लेना है, कपड़े के बदले, तो उसको कैसे बांटेगा, कैसे अलग अलग करेगा, भैया एक मेरा भाई पहन लेगा, इसका मेरा भाई, पर पैसे से वो 3 4 10 खरीद लेगा। नो यूनिट ऑफ अकाउंट टू मेजर द वर्थ ऑफ गुड्स, और कोई यूनिट ही नहीं थी, कोई यूनिट ही नहीं था कि उसके वर्थ, यानी उसके वर्थ को बता सके कि वो कितने का है, उसकी वैल्यू क्या है। तो आप समझ रहे, वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई वैल्यू ही नहीं पता होती थी कि ये कितने का है, ये कैसा है। आप समझ रहे, मेरी भावनाओं को समझ रहे ना, बस आप लिख देंगे आगे चलिए, सिग्निफिकेंस यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी महत्व यानी फ़ायदे, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मनी ठीक है, हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। मनी सप्लाई क्या है, ऑल द करेंसी एंड लिक्विड इंस्ट्रूमेंट इन कंट्री इकोनॉमी ऑन द डेट ऑफ मेजर। मैंने कहा ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा है उसी को हम कहते हैं मनी सप्लाई। ठीक है,
सप्लाई कम। चलिए अब क्या बोलूँ मैं आपसे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है इसको अपलोड करने में, और मेरा जो स्टोरेज है कभी भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग वाले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो और धमाकेदार होगी, क्योंकि बैंकिंग चैप्टर पे और बहुत इंटरेस्ट